Hello student, welcome to Dakshina classroom. Myself Arvind Gupta, chemistry faculty at Dakshina Foundation. आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2021 केमिस्ट्री पेपर नंबर 2। अब देखा जाए पेपर 2 के अंदर लाइक पेपर 1 इसमें भी 19 क्वेश्चन थे और 19 क्वेश्चन 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड थे। सेक्शन 1 आपका मल्टीपल करेक्ट को कंटेन किए हुए था। सेक्शन 2 के अंदर अगर हम देखें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। सेक्शन 3 के अंदर आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि सिंगल करेक्ट ही थे और सेक्शन 4 के अंदर आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे। तो पैटर्न और मार्किंग स्कीम ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर रहा पेपर 1 एंड पेपर 2 का। डिवीजन देखें कि किस तरीके से ऑर्गेनिक पोर्शन को इन्होंने डिवाइड किया था। तो फिजिकल में अगर देखा जाए तो इजी 4 क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक के 4 इजी क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक के 2 इजीली अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन थे। तो टोटल आपको 10 इजी क्वेश्चन इस पेपर से मिल रहे हैं। दैट मीन्स पेपर आपके लिए ये वाला पेपर 2 स्लाइटली इजी था कंपेयर टू पेपर 1। उसी तरीके से मीडियम क्वेश्चन की बात करें तो फिजिकल के 3 मीडियम क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक के 2 मॉडरेट क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक के 2 मॉडरेट क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन की बात कर लें तो आपके 2 हार्ड क्वेश्चन थे जो कि फिजिकल पार्ट के थे। तो 9 क्वेश्चन फिजिकल के, ऑर्गेनिक के 6 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक के 4 क्वेश्चन। तो इस पेपर के अंदर इन्होंने स्लाइट फिजिकल को मोर वेटेज दिया है कंपेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को वंस अगेन इन्होंने लिस्ट वेटेज दे रखा है। अगर हम लोग पेपर 1 में भी देखा था कि लिस्ट वेटेज दे रखा था 4 क्वेश्चन यहाँ से, 4 क्वेश्चन आपका पेपर 2 से, तो 8 ही क्वेश्चन है। जहाँ तक बात करें इन दोनों की तो यहाँ पे इन्होंने 13-14 क्वेश्चन फिजिकल और ऑर्गेनिक के दे रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 आपके 6 क्वेश्चन को कंटेंट किए हुए था जो कि 1 और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चन थे। इसमें आपका फुल मार्क्स था +4, पार्शियल मार्किंग +3 हो सकता है, +2 हो सकता है, +1 हो सकता है। आप देख सकते हो किस तरीके से। सिमिलरली 0 मार्क्स हो सकता है अगर आप आंसर नहीं देते हो और निगेटिव मार्किंग इसका -2 है जो कि आप अगर इन ऑल अदर केसेस में करते हो। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो कि आपका ऑर्गेनिक से है और यहाँ पे इन्होंने ब्यूटीफुली जो सभी नेम रिएक्शंस हैं उनको इन्होंने ला कर रख दिया है। तो आइए एक एक को जो है नेम भी मेंशन करते जाएंगे कि क्या नेम रिएक्शन है। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन 1 के अंदर द रिएक्शन सीक्वेंस दैट वुड लीड टू अर्थोजाइलिन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग को फाइनली अर्थोजाइलिन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो आइए एक एक ऑप्शन की बात करते चलते हैं। ऑप्शन ए के अंदर जो पहला रिएक्शन है दैट इज आपका मिथाइल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मिथाइल लगा रखा है और यहाँ पे इन्होंने NH2 लगा रखा है। इस रिएक्शन को वेल फेमस रिएक्शन है, ये हम लोग बोलते हैं डायोटाइजेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए डायोटाइजेशन। करते क्या है हम लोग इसको Na2 विथ HCl के साथ ट्रीट करते हैं एट लो टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अ डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। डायजोनियम क्लोराइड में क्या होगा, ये आपका कुछ इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद इन्होंने इसको ट्रीट किया हुआ है CuCN के साथ। ठीक है, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। CuCN के साथ ट्रीट किया हुआ है। एक ये जाना माना हम लोग का लिविंग ग्रुप है, N2 के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और इसको रिप्लेस कर देगा हम लोग का जो CN है, यहाँ पे साइनाइड ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इसके बाद के रिएक्शन को समझे तो इन्होंने क्या किया, इसको डाइबॉल H के साथ ट्रीट किया हुआ है। तो डाइबॉल H आपका उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो डाइबॉल H क्या करता है यहाँ पे आपका कि फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग कंसीडर करें तो जो साइनाइड ग्रुप है इसको ये सेलेक्टिवली CHO ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू फॉर्म अ बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थोमिथाइल बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, उसके बाद इन्होंने यूज किया है दैट इज NH2 हाइड्रोक्स, ये आपका है हाइड्रोजन अलॉन्ग विथ KOH और इसके साथ इन्होंने हीट किया हुआ है। तो आपको पता है कि ये आपका कौन सा रिएक्शन है जो है, ये आपका उल्फ किस्नर रिडक्शन है जिसमें कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आप ले लो, चाहे वो एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, ये फाइनली आपको हाइड्रोकार्बन ही देगा। तो यहाँ पे क्या देखोगे, आपका जो प्रोडक्ट आएगा इस केस में जो CHO ग्रुप है ये CHO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH3 ग्रुप। तो और ये क्या है प्रोडक्ट, आप क्लियरली देख सकते हो कि दिस इज अर्थोजाइलिन। क्लियर बात है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाता है, सोचने की बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखिए बी। ठीक है, ऑप्शन बी के अंदर आपका मिथाइल दे रखा है और साथ में इन्होंने ब्रोमीन दे रखा है। यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन, जिसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है मैग्नीशियम के साथ में। राइट, फर्स्ट स्टेप है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ पे इसको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू फॉर्म MgBr और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप। इसके बाद इन्होंने CO2 को यूज किया है
फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड है, ये कार्बन पे अटैक करेगा और फिर हाइड्रोलिसिस के बाद ये आपको दे देगा क्या, ये फाइनल प्रोडक्ट का हम लोग को ऐसे कुछ दिखने को मिलेगा, COH आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसको यूज किया हुआ है यहाँ पे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इसको इन्होंने यूज किया SOCl2 के साथ ट्रीट किया हुआ है। तो SOCl2 बेसिकली इस COH को मतलब एसिड को कन्वर्ट कर देगा एसिड क्लोराइड में, तो इट इज गोइंग टू फॉर्म COCl, राइट, इट इज गोइंग टू फॉर्म COCl। अब इसके बाद इन्होंने यूज किया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम विथ बैरियम सल्फेट, तो बेसिकली इट इज रोजेनमंड रिडक्शन। अब रोजेनमंड रिडक्शन में पता है कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ये यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये आ जाएगा आपका मिथाइल और इसके पैरा पोजिशन पे CHO ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, अर्थो पोजीशन पे, राइट। अब जो है वंस अगेन इन्होंने जिंक अमालगम विथ HCl यूज किया हुआ है। जिंक अमालगम विथ HCl का क्या रोल रहता है, दैट इज बेसिकली यहाँ पे भी जिस तरीके से इसका रोल है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, दैट इज बेसिकली और उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये हम लोग का कहलाता है क्लेमेंशन रिडक्शन। तो इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट है ये क्या देखोगे आप, जो है ये जो CHO ग्रुप है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर बात है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका जो है अर्थोजैलिन एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करके आ जा रहा है। C की बात कर लें तो C के केस में क्या दे रखा है, बेंजीन रिंग विथ मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे आपका एक इथीन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको इन्होंने BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और साथ में इन्होंने NaOH लिया हुआ है, तो दैट इज बेसिकली आवर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि डबल बॉन्ड के लॉन्ग एज पर मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे H और OH आ जाएगा, हाइड्रेशन रिएक्शन है बेसिकली आपका, ये हो जाएगा OH। इसके बाद इन्होंने ट्रीट किया हुआ है इसको PBr3 जो कि बेसिकली यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा ब्रोमीन से, ठीक है, इसको ब्रोमीन से इन्होंने रिप्लेस करा दिया। और फिर इन्होंने ट्रीट किया हुआ है किसके साथ में, इन्होंने ट्रीट किया हुआ है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। तो इसका रोल क्या होगा, जिंक विद डाइल्यूट HCl, ये ब्रोमीन को हटा देगा और फाइनली जैसे ही ब्रोमीन को हटा देगा तो यहाँ पे मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये रहेगा रिंग, यहाँ पे मिथाइल, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल रख दो और यहाँ पे इथाइल। तो क्लियरली ये अर्थोजाइलिन तो नहीं है, अर्थोजाइलिन नहीं हो सकता है, तो C कैन नॉट बी आवर करेक्ट आंसर। सिमिलरली D की बात कर लें तो D के अंदर क्या दे रखा है, इन्होंने 5 मेंबर रिंग विच इज अटैच टू 5 मेंबर रिंग विच इज अटैच टू 6 मेंबर रिंग। इसको इन्होंने पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराया है, सॉरी ओजोनोलिसिस कराया है। तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बेंजीन के डबल बॉन्ड पे अफेक्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा, देखिए आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पे आपका आ जाएगा CHO और यहाँ पे आ जाएगा CH2CHO। उसके बाद आपने जो है यूज किया हुआ है NH2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, NH2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, दैट मीन्स हीट किया हुआ है। वंस अगेन इट इज उल्फ किस्नर रिडक्शन, जो कि CHO ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा CH3 में और यहाँ पे CHO ग्रुप को भी कन्वर्ट कर देगा CH3 में। तो यहाँ पे ये 1 मिथाइल या ऐसे लिख सकते हो 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन प्रोडक्ट देगा। वंस अगेन यहाँ पे अर्थोजाइलिन तो नहीं बन के आएगा। तो फाइनली अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए तो A एंड B विल बी करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वंस अगेन ऑर्गेनिक पोर्शन से दे रखा है, आसान से रिएक्शन दे रखे हैं, ऐसे कोई भी रिएक्शंस नहीं है जो आपके नोट्स में नहीं होंगे। आइए देखते हैं, पहला दे रखा है करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आपको जो है डॉट्स को कनेक्ट करना है और आइडिया लगाना है कि इसमें से जो रिस्पेक्टिव रिएजेंट या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दे रखे हैं वो क्या हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, इन्होंने ले रखा है पहले टोल्यूइन, ठीक है, जहां पे भी आपको आइडिया क्लिक कर जाए वहां पे उसको तुरंत लिखते जाना। जैसे आप लिया इन्होंने और जहां पे भी रेट्रोसिंथेसिस करो, आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बारे में आइडिया लगाओ, रिएजेंट के बारे में आइडिया लगाओ, इस सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से। तो देखिए आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया आपने टोल्यूइन को, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट मीन्स ब्रोमिनेशन विल टेक्स प्लेस एट द
बेंजाइलिक पोजीशन। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो P के बारे में हम लोग सिंपली आइडिया लगा दे सकते हैं कि इट इज गोइंग टू फॉर्म CH2Br, इट इज गोइंग टू फॉर्म CH2Br। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो P के बारे में तो आइडिया लग गया भाई साहब। अब यहाँ पे एक जो है डॉट अगर आप जो है ऊपर में देखो तो इन्होंने क्या किया है, एक V के साथ ट्रीट किया हुआ है और V के साथ ट्रीट करने पे आपको एक कंपाउंड S मिला है दैट हैव द फाउल स्मेलिंग, राइट। फाउल स्मेलिंग हम लोग को पता है कि विच इज बेसिकली आइसोसाइनाइड। आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बिल अमीन रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग जो है प्राइमरी अमीन से आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। आइसोसाइनाइड हैव द फाउल स्मेलिंग, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना बहुत ही सिंपल सा आसान हो जाता है कि भाई अगर मुझे आइसोसाइनाइड बनाना है यहाँ पे, राइट, एस के बारे में यहीं से आइडिया लग रहा है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई आइसोसाइनाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन में भी देखो तो आपके सामने KCN AgCN दे रखा है। बहुत सिंपल सा है। V के बारे में क्या दे रखा है, इधर KCN हो सकता है या AgCN हो सकता है। तो आप कनेक्ट कर लो डायरेक्ट कि हम लोग को पता है कि AgCN आपका कोवैलेंट नेचर रखता है। बात को समझना आप सिंपली, यहाँ पे AgCN कोवैलेंट नेचर रखता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन एज अ डोनर एटम की तरह काम करता है। जहां तक बात करें KCN में तो KCN आयनिक नेचर रखता है, उसकी वजह से जो CN होता है, CN में कार्बन होता है, वो आपका अटैकिंग एटम होता है। तो दैट मीन्स वहां पे आपको साइनाइड मिलेगा और AgCN के अंदर आपको आइसोसाइनाइड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली V के बारे में सिंपल आइडिया आ जा रहा है कि भाई इसको तो होना चाहिए AgCN, चलिए कुछ तो पता चला। और यहाँ पे अगर फाउल स्मेलिंग आ रहा है दैट मीन्स अगर इसको आप रिप्लेस कर दो CH2Br से Br को तो यहाँ पे आपको आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। क्लियर सी बात है, कोई डाउट नहीं है। अब इससे आप R के बारे में भी आइडिया लगा सकते हो बिकॉज आप आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन इसको क्या दे रखा है, R से आप ट्रीट R से आप इसको बना रहे हो आइसोसाइनाइड को और इसके लिए रिएजेंट दैट इज CH3 विथ KOH, दैट इज आर बेसिकली कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो R के बारे में बहुत सिंपली आइडिया लगा सकता है कि भाई ये आपका प्राइमरी अमीन होना चाहिए और इस आइसोसाइनाइड को जनरेट करे में इट इज गोइंग टू बी बेंजाइल अमीन। बहुत सिंपल सा है, R के बारे में आइडिया लगा सकते हो आप। और इसको इन्होंने P से बनाया हुआ है, ठीक है, इसको इन्होंने P से कनेक्ट किया हुआ है। कैसे होगा यहाँ पे P से, तो इसको इन्होंने Q के साथ ट्रीट किया। चलिए ये रिएक्शन भी देख लेंगे, पहले हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन अभी देख लेते हैं फटाफट। KMnO4 लिया इन्होंने बेसिक मीडियम में, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विथ हीट फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो इट इज गोइंग टू जनरेट बेंजोइक एसिड। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिकॉज ये रिएक्शन आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया होगा। ये हमारा हो गया T और उसके बाद इन्होंने भाई अमोनिया के साथ हीट कर दिया तो इट इज गोइंग टू फॉर्म वंस अगेन अमाइड, बेंजीन अमाइड, ठीक है, बेंजीन कार्बोक्सामाइड, इट इज गोइंग टू फॉर्म बेंजीन कार्बोक्सामाइड। तो ये आपका जो है प्रोडक्ट यू हो गया। अब इसको इन्होंने W रिएजेंट के साथ ट्रीट किया हुआ है सच दैट कि हम लोग को ये प्रोडक्ट मिल जाए। तो क्या हो सकता है भाई W, तो कोई आपको रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। और LaH यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अगर आप उठा के देखो ऑप्शन के अंदर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, दैट मीन्स W के बारे में भी आइडिया लग गया। तो कुछ चीजें पता चल गई। अब P से R को कनेक्ट करते हैं, समझना आप बात को। इन्होंने P लिया CH2Br, ठीक है, इससे ये बताना चाह रहे हैं, मतलब बनाना चाह रहे हैं हम लोग R को, ठीक है, Q के साथ ट्रीट किया। तो आप क्या करो, रेट्रो वे में जाओ भाई कि मुझे यहाँ पे चाहिए बेंजाइल अमीन, ठीक है, बेंजाइल अमीन, दैट इज आवर प्रोडक्ट R। इसको इन्होंने ट्रीट किया हुआ है सबसे बाद में हाइड्रोजन इन द प्रेजेंट ऑफ पैलेडियम विथ कार्बन, दैट मीन्स रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। और रिडक्शन के केस में NH2 कहाँ से मिल सकता है, ये आपको मिलेगा NO2 से, यानी कि यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप होना जरूरी है, नाइट्रो होगा तभी तो ये काम बन पाएगा। अच्छा, अगर मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे पहुंचना है यहाँ से तो मुझे इस ब्रोमीन को NO2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब हमारे पास Q के केस में दैट इज बेसिकली और Q के लिए दो ऑप्शन है, तो KNO2 या AgNO2 के बारे में सोच सकते हो। तो हम लोग को पता है कि KNO2 आपका क्या होता है, KNO2 आयनिक नेचर रखे रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि NO2 कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में रहेगा, समझना इस बात को। तो ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है तो इट इज गोइंग टू जनरेट नाइट्राइट। अब
अगर हम लोग देखें AgNO2, तो AgNO2 इज बेसिकली आयनिक कोवैलेंट इन नेचर एंड दिस नाइट्रोजन इज गोइंग टू एक्ट एज अ डोनर एटम। जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू जनरेट नाइट्रो एल्केन। तो AgNO2 चाहिए हम लोग को Q में। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। Q क्या दे रखा है ऑप्शन 1 के अंदर, ऑप्शन ए के अंदर, दैट Q इज KNO2 नहीं, बिकॉज इट इज गोइंग टू जनरेट नाइट्राइड एंड नॉट द नाइट्रो कंपाउंड। W लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करेक्ट है, बट ऑलरेडी हम लोगों ने ऑप्शन ए को डिस्कार्ड कर दिया। B की बात कर ले तो B के केस में R बेंजीनामिन एंड V KCN, V आपका AgCN है, वन सेकेंड आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो। C की बात करें तो C में Q इज AgNO2, फोकस किया जाए Q इज AgNO2, सही बात है। R इज फिनाइल मेथनामिन, वेयर इज R इज फिनाइल मेथनामिन, दैट इज इट इज ऑल्सो करेक्ट। D की बात कर ले तो W इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LaH एंड V इज AgCN, वन सेकेंड इट इज करेक्ट ऑप्शन ओनली। तो हम लोग जा सकते हैं इस केस में C और D ऑप्शन के साथ, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज बेसिकली फ्रॉम केमिकल काइनेटिक। दे रखा है फॉर द गिवन रिएक्शन दैट इज 2x रिएक्ट विथ y एंड इट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट P। इस रिएक्शन के लिए इन्होंने क्या दे रखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज dP by dt इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ X। अब देखिए 2 moles of X are mixed with 1 mole of 2 mole of X is mixed with, that means at T is equal to 0, number of moles of X will be 2, right, or mixed with 1 mole of that is Y. Now at 1 liter solution, that means सिंपल सा यही आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा। Now at T is equal to 50 सेकेंड पे क्या ऑब्जर्व किया गया कि Y is left 0.5 moles of Y is left, that means अगर 0.5 ये आता है तो ये 1 मोल हो जाएगा, क्लियर सी बात है। तो जब ये आपका 1 मोल है तो यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन आपका आ रहा है कि दैट मीन्स 2 से 1 मोल कन्वर्ट हुआ तो ये इसका T हाफ हो जाएगा। तो T हाफ विल बी 50 सेकेंड। तो एक तो आंसर डायरेक्ट आ जा रहा है, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ X इज 50 सेकेंड। तो आप 1 मार्क्स तो इजीली ला सकते थे इसमें। अब आगे के मार्क्स की बात करते हैं, कैसे लिखा जा सकता है इसको। तो एक रिलेशन हम जो है जनरली पढ़ते हैं, दैट इज 1/2 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ X डिवाइड बाई dx बाई dt। आप माइनस साइन लगा भी सकते हो, बट नहीं लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैग्नीट्यूड ही लाना है। dy बाई dt इज इक्वल टू dp बाई dt, दैट इज k इंटू एक्स। आप यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हो दोनों जगह पे, ठीक है। दैट इज अगर करेक्ट लिखा जाए तो करेक्ट एक्सप्रेशन ये होगा। अब इस रिलेशन का यूज करना है हमें पता है कि dx बाई dt अगर मैं लिखना चाहूँ तो dx बाई dt कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा माइनस dx बाई dt, दैट विल बी इक्वल टू 2k इंटू एक्स। अब हमें पता है कि ये हाफ लाइफ है किसका, x का। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसमें सिंपली 2k इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, यही मैं लिखूंगा 0.693 बाई टी हाफ। अब आप इसमें क्या करो, k को कैलकुलेट करना है, k को कैलकुलेट करना है, दैट इज रिएक्शन कांस्टेंट k। तो k क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 0. 2 क्यों रखा है, बिकॉज ये नया कांस्टेंट जनरेट हुआ। तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, तो आप 2 से इसको डिवाइड कर दो, टी हाफ इज आवर 50 सेकेंड। तो ये कितना वैल्यू देगा, ये अगर आप देखो तो ये आएगा आपका 6.93 इंटू 10⁻³ ये चीज आ जाएगा। तो क्लियरली आपका ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, बी वैसे करेक्ट हो गया। नाउ सी ऑप्शन की बात करें, सी के केस में फोकस करो कि एट 50 सेकेंड क्या दे रखा है, माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू 50 सेकेंड पे क्या होगा, आप 2k की वैल्यू रख दो, 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.693 बाई टी हाफ, दैट इज 50 सेकेंड एंड कंसंट्रेशन इज अगर x का कंसेंट्रेशन की बात करें 50 सेकेंड पे दैट इज 1। तो यहाँ पे ये 1 रख दो, कितना वैल्यू आएगा, ये आपका आ जाएगा 13.86 इंटू 10⁻³ तो ये तो सही है। dx बाई dt की वैल्यू ये होगी, तो C इज करेक्ट। D की बात करते हैं, 800 सेकेंड क्या देखने को मिलेगा, तो 100 सेकेंड के बाद जो x का कंसंट्रेशन है वो और हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 0.5। हम लोग को यही दोनों चीज चाहिए। तो k की वैल्यू हम लोग को पता है, x की वैल्यू रख दो, तो dy बाई dt दैट इज इक्वल टू k इंटू एक्स, x की वैल्यू कितनी है
0.5, ये ध्यान में रखना। तो k की वैल्यू हो गई आपकी 0.693 बाई 2 इंटू 50, ये t हाफ हो गया, इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ x दैट इज 0.5। निकाला जा सकता है इसको 0.5, ये भी आपका दे देगा वैल्यू दैट इज विल बी 3.46 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी बी सी डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, दे रखा है द सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन आर गिवन वैल्यू। ठीक है, इन्होंने वैल्यूज दे रखे हैं, आप क्लियरली देख सकते हो कि Pb2 प्लस से Pb का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.13 एंड अदर वैल्यूज दे रखे हैं। डायरेक्ट सेल पे बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। टू अ सोल्यूशन कॉन्टेनिंग 0.001 molar of X2 plus and 0.1 molar of Y2 plus. The metal rod of X and Y are inserted and connected by a conducting wire. The result in the dissolution of X. इसमें से किसमें dissolution होगा? That means आपका dissolution होने का मतलब क्या हुआ कि X कन्वर्ट होगा X प्लस में, यही चीज होगा, तभी तो वो डिसॉल्व होगा अगर X कन्वर्ट होगा X प्लस में और Y प्लस कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली Y प्लस कन्वर्ट हो जाएगा Y में, तो ये 2 प्लस है, आप इस चीज को ध्यान में रखना। अब ये चीज हमारा सेल रिएक्शन हो गया। ठीक है, आर कनेक्टेड बाय दिस रिजल्टेड इन द डिसोल्यूशन ऑफ एक्स द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब आपको जो ई सेल है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू बेसिकली और माइनस NFE, राइट, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE। जहां पे ई अगर ग्रेटर देन 0 होगा दैट मीन्स डेल्टा जी विल बी लेस देन 0। तो हम लोग को वो कॉम्बिनेशन देखना है जिस केस में डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 हो जाए। तो आइए सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल विल बी E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल डिवाइड बाई -0.06 बाई 2 दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू हो गई, लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ X2 प्लस। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिकॉज एवरी केस के लिए कंसेंट्रेशन तो सेम रहेगा, Y2 प्लस लिखा जा सकता है। अब आइए बात करते हैं, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 बाई 2 लॉग ऑफ, ठीक है, X2 प्लस का जो कंसेंट्रेशन है दैट इज 10⁻³ और जो Y2 प्लस का कंसेंट्रेशन है दैट इज 10⁻⁻1। तो इसको अगर आप इधर लेते आते हो तो ये सिंपल सा रिलेशन आपके सामने है, दैट इज E नॉट प्लस E इज इक्वल टू E नॉट प्लस 0.6, करेक्ट। अब आपको E नॉट निकालना बहुत सिंपल है, E नॉट इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट ऑफ N। अब कैथोड पे क्या होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, Y होगा, और आपका यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे X जो पहला है आपको कैथोड पे क्या होना चाहिए, कैथोड पे रिडक्शन, दैट मीन्स E नॉट ऑफ Y माइनस E नॉट ऑफ X। ठीक है, यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट आप कर दो, सेकेंड माइनस फर्स्ट। इसमें क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन। आइए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। E Y प्लस, अगर E की बात करें, ठीक है, इज इक्वल टू E नॉट माइनस Y माइनस E नॉट ऑफ X 0 प्लस 0.6, ये E की वैल्यू होगी। तो आइए कॉम्बिनेशन देखते हैं। A कैडमियम CD एंड निकेल। हम लोग को पता है कि पहला क्या दे रखा है, X एंड Y, इट इज X एंड Y। तो निकेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल, निकेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल पहले देखा जाएगा। तो पहले केस में आप निकालो E की वैल्यू, E इज इक्वल टू निकेल के लिए -0.24, राइट, एंड फॉर कैडमियम फ्रॉम CD2 प्लस टू CD दैट इज -0.4। दैट मीन्स अगर माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 0.4। अब दूसरा क्या है, 0.6, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0। तो इसको तो कंसीडर क्लियरली किया जा सकता है, ए को। बी ऑप्शन पे फोकस करो, तो बी इज आवर कैडमियम एंड Fe, दिस इज आवर X, दिस इज आवर Y। तो Fe के लिए पहली वैल्यूज रखो आप, E की E कैलकुलेट करते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो Fe के लिए कितना हो जाएगा, -0.44, एंड दूसरा केस है आपका, समझना, वही X की वैल्यू दैट इज -0.4, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा 0.4, और इधर आपका 0.6 है ही, तो सॉरी ये आपका कितना निकल के आया है, 0.6। यस, इट इज करेक्ट, करेक्ट।
2 आएगा ना, तो ये 0.06 होगा। ये चीज़ थोड़ा कैलकुलेट कंसीडर कर लेना आप, 0.06। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आएगा आपका प्लस 0.02 आएगा, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो बी भी सही है। सी की बात कर लें तो सी में आपका क्या दे रखा है, निकेल एंड पीबी, राइट। ई की बात करें तो ये आपका ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। पीबी की वैल्यूज है, ये आपका दे रखा है -0.13 एंड दूसरा आपका निकेल है, वाई आपका एक्स निकेल है, दैट इज -0.24, दैट मीन्स यहाँ प्लस हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 24। तो वैसे ही ये ग्रेटर देन 0, दिस इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, तो ये भी सी भी पॉसिबल है। एंड डी की बात कर लें तो डी के अंदर क्या दे रखा है आपका कॉम्बिनेशन निकेल एंड Fe, तो आपका ये एक्स हो गया, वाई तो आपका ई Fe के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज -0.44 एंड निकेल के लिए इन्होंने दे रखा है -0.24, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा और ये 0.06, दैट ये जो वैल्यू है दैट विल बी लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली डेल्टा जी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है तो दैट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो इस केस में हम लोग जो है करेक्ट ऑप्शन ले सकते हैं ए, बी एंड सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज बेसिकली फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दे रखा है द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस वेयर इन बोथ एग्जिबिट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, हम लोग को सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते जाना है और उसके बेसिस पे आइडिया लगा सकते हैं कि विच इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल एंड विच इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। इन दिस केस दे हैव गिवन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज FeCl4-। दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आपके किस में होना चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखनी चाहिए। नाउ यहाँ पे आयरन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी Fe3+। ग्राउंड स्टेट में Fe0 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 और अगर हम लोग बात करें Fe3+ की तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी 3d5। अब फोकस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप इस पे फोकस करो। क्लोराइड इज वीक फील्ड लिगेंड, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज। सभी के सभी d ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और यहाँ पे केवल s ऑर्बिटल, आगे का जो s ऑर्बिटल है उसको यूज करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो इट इज गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज विथ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कंसीडर सेकेंड पार्ट, दैट इज FeCO4 तो यहाँ पे कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड है, कार्बोनिल आपका CO आपका न्यूट्रल लिगेंड है, दैट मीन्स आयरन विल एग्जिस्ट इन Fe-। और यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, आपको पता है कि आयरन जो है आपका होता है 3d6 इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो आपका 3d7 और जब हाइब्रिडाइजेशन में बात किया जाए तो 3d9 हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा ये। अब 3d9 हो गया तो कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है कि उसको यूज कर पाए ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जो नेक्स्ट 4s ऑर्बिटल है उसको यूज करेगा और ये फॉर्म करेगा sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। तो क्लियरली हम लोग ये ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बी के केस में क्या है, तो C डबल बॉन्ड O4 माइनस, करेक्ट, पहला कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कोबाल्ट, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। कार्बोनिल -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2- था, सॉरी, तो अगर 2- है दैट मीन्स ये 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। या CO4 2- है तो दैट मीन्स कोबाल्ट यहाँ पे ये हो जाएगा CO-, कोबाल्ट पे -1 चार। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो हम लोग को पता है कोबाल्ट, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है 3d7 अगर कोबाल्ट 0 की बात करें और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो 3d8 और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद मीन्स अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात किया जाए तो इसमें भी 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। नेक्स्ट जो 4s ऑर्बिटल है वो यूज होगा हाइब्रिडाइजेशन में, इट इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ सेकेंड पार्ट इसका अगर देखा जाए तो COCl4 2-, यहाँ पे कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है, तो 3d7 होता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आवर क्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो जब वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा। यहाँ पे भी ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, सब में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही d ऑर्बिटल में, जब ये यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट सी की बात कर लेते हैं। तो सी के केस में NiCO4 पहला कॉम्प्लेक्स दे रखा है निकेल टेट्रा कार्बोनिल
अब निकल टेट्राकार्बोनिल में निकल ग्राउंड स्टेट में, निकल 0 है, तो यहाँ पे जब निकल 0 है दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 3d8,4s2। अगर ग्राउंड स्टेट में 3d8,4s2, इसमें आएगा 4s इलेक्ट्रॉन तो 3d10 दे देगा, तो एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो इट इज गोइंग टू यूज s ऑर्बिटल, तो ये भी sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज आवर सेकेंड पार्ट इज NiCN4 2-। यहाँ पे निकेल आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिए हुए, तो 3d8,4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 3d8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इसके पास चूंकि ये Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग विल टेक्स प्लेस एंड इट इज गोइंग टू गिव 1d ऑर्बिटल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे dsp2 कॉन्फ़िगरेशन होगा और ये स्क्वायर प्लेनार ज्योमेट्री रखेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो इन द केस ऑफ डी दैट इज CuPy+, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d10 4s1 के साथ होता है, +1 होगा तो 3d10 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी भाई इसके पास बचा कोई भी d ऑर्बिटल नहीं बचा है, तो इट इज गोइंग टू यूज s ऑर्बिटल एंड इट इज आल्सो गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ नेक्स्ट इज CuCN4 3-। तो यहाँ पे भी अगर 3- आ गया तो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन में स्टेट में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, AbSp3 हाइब्रिडाइज होगा और इसका भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज फ्रॉम P ब्लॉक, 15 ग्रुप से एलिमेंट से फास्फोरस से रिलेटेड दिया रखा है। पूछा गया द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। आइए बात करते हैं ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, S3 अपॉन हीटिंग S3PO3 अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन टू प्रोड्यूस S3PO4। तो पहले अगर हम लोग बात करें S3PO3 में, तो आप समझना S3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और फास्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा सकता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 दिखा सकता है। दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन होने के हाई चांसेस है, बिकॉज इसका एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी, विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में भी कंपाउंड स्टेबल है। तो जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये फॉर्म करता है S3PO4 अलॉन्ग विथ जो है 2 मोल्स, ये जो है मान लो कंसीडर कर लो, इट इज गोइंग टू फॉर्म PS3, राइट, इट इज गोइंग टू फॉर्म PS3। तो PS3PO4 में इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, PS3 में इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट बी की बात करें तो इन द केस ऑफ बी दे हैव गिवन while S3PO3 can act as a reducing agent and S3PO4 cannot। तो S3PO3 के अंदर क्या खासियत है भाई, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो है डोनेट करके S3PO4 में भी जा सकता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इजीली जा सकता है। बट अगर S3PO4 अगर ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जहां पर बात करें S3PO4 का, तो S3PO4 ऑलरेडी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है फास्फोरस के, तो दैट मीन्स इट कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी की बात करें तो सी इज में दे रखा है S3PO3 इज अ मोनो बेसिक एसिड। तो ऑब्वियसली अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, राइट, तो जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उससे कम कर दो आप, उतना उसकी बेसिसिटी आ जाएगी। S3PO4 की बात करें तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी। S3PO3 की बात करें जो क्वेश्चन में दे रखा है 2 होगा, और S3PO2 की बात करें तो बेसिसिटी उसकी 1 होगी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके देख लेते भाई, ये 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, तो दैट मीन्स बेसिसिटी विल बी 3, तो सॉरी बेसिसिटी विल बी 2, इट इज गोइंग टू बी डाई बेसिक एसिड। तो C कैन नॉट बी करेक्ट बिकॉज यहाँ पे इन्होंने मोनो बेसिक एसिड दे रखा है। डी के केस में क्या दे रखा है, हाइड्रोजन एटम इन द pH बॉन्ड इज नॉन आयनाइजेबल। सही बात है भाई कि अगर मैं S3PO3 की बात करूं तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन ये है दिस इज नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम। ये तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ अटैच्ड हैं, ये हाइड्रोजन, तो इसको आयनाइज किया जा सकता है, बट इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। इट इज गोइंग टू फॉर्म प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी आयनाइजेबल। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट, और करेक्ट आंसर विल बी A, B एंड D। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें 3 क्वेश्चन स्टेम थे और हर के अंदर 2-2 क्वेश्चन दे रखे हैं। दैट मीन्स टोटल 6 क्वेश्चन ये भी कंटेन किए हुए हैं, ठीक है।
तो और मार्किंग स्कीम इसमें +2 एंड 0 है मार्किंग स्कीम। तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के रिस्पेक्ट में कि क्या दे रखा है। 298 केल्विन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक मोनो basic acid is 4 into 10 the power 2. At 298 Kelvin for a aqueous solution of acid, the degree of dissociation is alpha and the molar conductivity is y into 10 the power 2. At 298 Kelvin, upon the 20 times dilution with water, the molar conductivity of solution become 3y into 10 the power 2. बहुत सिंपल सा केस है। जैसे आप समझना कि दो केसेस दे रखे हैं, राइट। केस 1 के अंदर, ठीक है, केस 1 के अंदर और केस 2 के अंदर समझते हैं। एक में जो डाइल्यूशन हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर C1 मानते हैं, ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन अगर C2 लिया गया तो बोला गया कि इसको 20 टाइम डाइल्यूट कर दिया गया, दैट मीन्स C2 इक्वल टू C1/20। एक चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, हम लोग को पता है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, दोनों केस में हम लोग निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1 क्या हो जाएगा आपका, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही होगा मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे लिख सकते हो। तो ये मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन जो है टेंड्स टू 0, ये चीजें हैं। तो आप वैल्यू सिंपली रख सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी इसका क्या दे रखा है, दैट इज केस 1 में y into 10 the power 2 एंड दिस वैल्यू इज 4 into 10 the power 2, ये चीज हो गया। और α2 की बात करें तो α2 के केस में भी सिमिलरली 3y into 10 the power 2 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, ये 4 into 10 the power 2। तो α1 एंड α2 में रिलेशन क्लियरली निकाला जा सकता है कि α1 इनको डिवाइड कर दो आप, तो α2 इज इक्वल टू बेसिकली α2 इज इक्वल टू 3α1। तो दो रिलेशन आ गए C1 C2 के बीच में एंड α1 α2 के बीच में। तो अब हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है, बिकॉज k इंटू k लिखा जा सकता है C α1, ठीक है, C1 α1, या पहले ये लिखो C α1 1 माइनस अल्फा, यही लिखा जाएगा। कोई एसिड अगर डिसोसिएट हो रहा है, अब दोनों कंसंट्रेशन पे कंपेयर किया जाए तो क्लियरली k जो है दोनों टेम्परेचर सेम रखा है, तो अल्फा k दोनों केस में सेम होगा। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ C1 α1 1 माइनस α1 इज इक्वल टू C2 α2 डिवाइड बाई 1 माइनस α2। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रख सकते हो, इसको वैसे ही रखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। C2 को हम लोग रख सकते हैं C1/20 एंड α2 को लिखा जा सकता है दैट इज इक्वल टू 3α लिख सकते हैं हम लोग। सॉरी, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, C² होगा ना, C², ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस α2। α2 की वैल्यू वंस अगेन आप 3α1 रख दो। क्लियर बात है। तो ये C1 और ये वाला C1 कैंसिल हो जाएगा, ये α1² कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या देगा, देखिए ध्यान से, एक्सप्रेशन क्या देगा इस केस में, ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 60 α1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, इसको इधर लेके आओ आप, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 9α1, ठीक है, इसको इधर लेते आते हैं तो ये आपको वैल्यू दे देगा 11, और इसकी बात करें तो ये आपको दे देगा 51α, राइट। तो α1 की वैल्यू हो जाएगी 11/51, दैट विल बी बेसिकली 0.2 के क्लोज आ जाएगा, तो 0.02 या 0.21 के क्लोज आएगा। आप नियरली वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में तो ये हो गया अल्फा की वैल्यू, ठीक है, α1 पूछा हुआ था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इस केस के लिए, तो α1 आ गया। अब द वैल्यू ऑफ y, तो इसको ले जाके सिंपली यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो आ जाएगा आंसर, किसी में रख लो आप, तो y की वैल्यू आ जाएगी इस केस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.21, ठीक है, 21 इंटू इज इक्वल टू y इंटू 10 the power 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 the power 2। तो ये और ज़्यादा आसान है आपके लिए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y सिंपली हो जाएगा 0.84। तो दोनों केस में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपका 0.21 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका 0.84,
या 0.84 से लेकर के 0.86। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टीम देखें, दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्या दे रखा है? द रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ SN, रिएक्शन ऑफ x ग्राम ऑफ SN with HCl, right? It is going to generate a salt that will be basically our SnCl2, ठीक है? It is going to generate a salt. Entire amount of salt reacted with y gram of nitrobenzene. तो जो आपका नाइट्रोबेंजीन है, राइट, तो ये हम लोग को पता है कि इट इज गोइंग टू रिड्यूस विथ SnCl2। तो SnCl2 ऑक्सीडाइज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है? इट इज गोइंग टू फॉर्म NH2, ठीक है? इट इज गोइंग टू फॉर्म NH2 along with SnCl4। तो यहाँ पे Sn+2 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका -3 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का। आप चाहो तो मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हो या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज हम लोग को n फैक्टर सिंपली पता चल जा रहा है, ठीक है? तो जितने आपके Sn होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Sn होगा उतना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SnCl2 होगा, ठीक है? तो y ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन यहाँ पे है। अब x और y की वैल्यू सिंपली हम लोग को निकालना है। कितना बना हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ HCl टू प्रोड्यूस 1.29 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्ट है, ये भी ध्यान में रखना। इट इज गोइंग टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, इट इज गोइंग टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगा। तो यहाँ पे इसका जो वेट है दैट इज 1.29। अब करना क्या है आपको, सिंपली समझना। जैसे मैं बोल सकता हूँ इस रिएक्शन के लिए कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Sn इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ आपका दिस वन PHNH3Cl। तो पहले हम लोग बात करते हैं मिली, इन दोनों को कंपेयर करते हैं बिकॉज हम लोग को x निकालना है। x इज बेसिकली द वेट ऑफ Sn। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Sn, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कितना है जो है इसके लिए n फैक्टर। तो आप इस रिएक्शन के लिए n फैक्टर 2 हो जाएगा और इसका वेट जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा, या इक्विवेलेंट लिख लो, मिली की जगह आप इक्विवेलेंट ही रख लो। तो x बाई Sn का जो वेट है दैट इज 119, क्लियर बात है। तो ये पहला हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कर रहे हैं। 9 इज बेसिकली वैल्यूज ऑफ x, 2 × x डिवाइड बाई 119। और ये आप निकालो कितना दे रखा है n फैक्टर इसके लिए। तो n फैक्टर इज 6, राइट? n फैक्टर इज 6 और x यहाँ पे वेट इसका कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 1.29 डिवाइड बाई जो वेट इसका आएगा, आप क्या रखे हो आप pH, तो कार्बन 6 हुआ 6 और ये आपका हो गया 5 और 3 8, एक नाइट्रोजन एंड एक क्लोरीन, राइट? यही चीज़ फॉर्मूला होगा। तो 72, एक थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, +8 +14 प्लस आपको कंसीडर करना है 35। तो ये हो जाएगा 80, 94 +35, इट इज़ गोइंग टू गिव 9 + 12 129। तो ये आसान हो जाता है बिकॉज आप एक बार इस पर भी ध्यान दे सकते हो, इसी के 100 से मल्टीप्लाई करने से आ जा रहा है। तो ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है? आपको बेसिकली मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.19 इंटू 3, तो ये कितना दे देगा 3.57 ग्राम, करेक्ट? ये तो आसान सा निकल गया। 10 की बात कर लें तो 10 में भी आप यही सेम फॉर्मूला लगा दो कि इक्विवेलेंट ऑफ PHNO2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ PHNH3Cl। तो अब इसलिए यहाँ पे जो है देखो n फैक्टर दोनों के इसमें आप सेम ही रख सकते हो, ठीक है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों के सेम होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी सेम ही होगा। तो यहाँ पे आपका बेसिकली एक्सप्रेशन क्या बन के आएगा, y डिवाइड बाई जो नंबर ऑफ इसका जो है आप मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर करो, PHNO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा आपका C6H5NO2, तो 72 + 5 प्लस आपका 14 + 32,
ऐड कर लिया जाए तो 5 + 2 आपका 7, 7 + 4 11 और 11 + 2 आपका 13, तो 3 हो गया। 3 1 4 5, 5 + 7 ये 123। तो आपका इस केस में 123 और इसको वैसे ही रखो 1.29 डिवाइड बाई 129, दैट मीन्स ये 100 से जाएगा और इधर आप y के लिए लेते आओ तो इट इज गोइंग टू गिव 1.23। बहुत सिंपल सा है, ये दोनों वैल्यूज आ गई तो 10 के केस में आंसर हो जाएगा आपका 1.23। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइम देखते हैं, दैट इज फॉर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इसके अंदर क्या दे रखा है, सैंपल जिसका वेट इन्होंने 5.6 ग्राम दे रखा है। ठीक है, कोई सैंपल है जिसका वेट है 5.6 ग्राम। अब इस सैंपल के अंदर आयरन कंटेन किए हुए हैं, कुछ एक्स अमाउंट आयरन होगा। ठीक है, आयरन विच इज एक्स अमाउंट। ठीक है, तब ये आयरन क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है। Fe is going to react with HCl and it is going to form FeCl2, that means Fe2+ का फॉर्मेशन करेगा। The titration of 25 ml of this solution required 12.5 ml of 0.03 molar KMnO4 solution to reach the end point. Number of moles of Fe2+ required in 250 ml solution is x into 10⁻²। अब बात यहाँ पे बहुत सिंपल सा है आइडिया भाई, कि जो आयरन था, आयरन Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये Fe2+ अगर हम लोग MnO4- के साथ ट्रीट करें तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Mn2+, यहाँ से Mn2+ में कन्वर्ट होगा और ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पे n फैक्टर की, तो ये +2 से +3 में गया, n फैक्टर 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा केस है। ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +7 to +2 गया तो n फैक्टर विल बी 5। तब बहुत सिंपल सा केस ये हो जाता है, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन के लिए मिली इक्विवेलेंट एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो मिली इक्विवेलेंट को 1, क्योंकि +2 से +1 में जा रहा है तो 1 इंटू मोल्स ऑफ मिलीमोल्स ऑफ Fe2+, दैट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-। कैसे निकाला जाए, तो n फैक्टर 5 हो गया। अभी आपका 12.5 वॉल्यूम हो गया n टू 0.03। ठीक है, 0.03। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन आ जाएगा। ये आपका मिली मोल्स का वैल्यू देगा, तो मोल्स क्या हो जाएंगे, आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है Fe2+, तो दैट मीन्स ये आपका वैल्यू आएगा जो अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 12.5 × 3 × 10⁻⁵ डायरेक्ट में कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आपका आएगा 1.875 × 10⁻²। और फर्स्ट केस में क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपका यही पूछा भी है। 11 के अंदर आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ x × 10⁻², दैट मीन्स आवर x विल बी, x की वैल्यू हो जाएगी 1.875। क्वेश्चन नंबर 12 पे फोकस किया जाए तो क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ y क्या है, द अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सैंपल, तो इतना मोल्स है 1.875 × 10⁻²। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2+ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, और Fe का मोलर मास क्या होता है 56 डिवाइड बाई 5.6 × 100, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई साहब, ये दे देगा आपका 18.75, यानी कि जो y है y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18.75। तो ये करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के केस में, राइट। आगे मूव करते हैं सेक्शन 3 की तरफ, दैट इज आवर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। 2 पैराग्राफ हैं और एक पैराग्राफ में 2 क्वेश्चंस हैं। मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से +3 एंड -1 है, 0 मार्क्स है अगर आप जो है इसको अनआंसर्ड छोड़ देते हो। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 1। इसमें दे रखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज सेम एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन द सेम बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम है कि जो एनर्जी बॉन्ड के फॉर्मेशन में रिलीज हुई होगी उतना ही एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक होने में लगेगी। द इन गैसियस स्टेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। उसको होमोलिटिकली अगर बॉन्ड को क्लीव किया जाए उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसी को हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं।
और बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल दो, कुछ भी बोल दो आप इसको। बॉन्ड डिसोसिएशन इज अफेक्टेड बाय एस कैरेक्टर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। दो चीजें हैं कि अगर एस कैरेक्टर, देखिए आप समझना इसको, पहले ही मैं मेंशन कर देता हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी है, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। सेकेंड पार्ट जो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल अगर मान लो बढ़ता है, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल इंक्रीजेज, दैट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल डिक्रीज। करेक्ट बात है, ये समझ में आती है बात। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो पूरे पैराग्राफ से यही एक रिजल्ट है और इन्होंने जो डेटा है वो दे रखा है, उसको यूटिलाइज करना है हम लोग को, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपका 13 पहले हम लोग देख लेते हैं। 13 के अंदर क्या दे रखा है इस केस में, बोला है द करेक्ट मैच ऑफ CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको सिंपली इससे रिस्पेक्टिव रेडिकल को बनाते जाओ, ठीक है। तो P के केस में जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी CH3, राइट, CH3 ये रेडिकल है, इसके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है। देन Q के केस में है आपका CH2PH दैट इज बेंजाइलिक रेडिकल। देन R आपका है CH डबल बॉन्ड CH2 ये रेडिकल है, और जो है आपका S दे रखा है दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये रेडिकल मैं फॉर्म करके देख लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर भी देख सकते हो कि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर पहले sp2 था और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, और यहाँ पे आपका sp3 था, ठीक है। तो वो तो हम लोग उसकी बात कर रहे थे। अब क्या इन दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड किया जा सकता है? बिल्कुल। देखो सबसे स्टेबल कौन सा होगा इसमें से? Q होगा। स्टेबिलिटी वाइज हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, Q सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, Q के बाद P होगा। ये मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो Q ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन, इन दोनों में से अगर ये देखा जाए तो कार्बन की जो S कैरेक्टर है, कार्बन पे S कैरेक्टर वो ज्यादा है, दैट मीन्स सॉरी इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इस वाले कार्बन sp था ना, तो इसका S कैरेक्टर ज्यादा, तो ये बनेगा भी नहीं रेडिकल। तो इन दिस केस जो R है वो ज्यादा स्टेबल होगा S। अब करना क्या है, आपको पता है कि अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो इस केस में Q का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो आपका Q लेस देन P लेस देन R लेस देन S, ठीक है। मैच कराओ तो जो सबसे हाईएस्ट है दैट मीन्स इस केस में आपका फर्स्ट हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट उसी तरीके से बात करें हम लोग, फर्स्ट के बाद जो सेकेंड है वो सबसे लोएस्ट है, सेकेंड के बाद ये थर्ड और ये आपका फोर्थ। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, P के लिए आपका थर्ड, ठीक है, P के लिए थर्ड, Q के लिए आपका 4 हो गया, R के लिए सेकेंड और S के लिए फर्स्ट। क्लियर सी बात है यहाँ पे, तो इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो इन दिस केस इट इज गिवन फॉर द रिएक्शन दैट इज CH4 गैस react with Cl2 gas in the presence of light H mu, it is going to form CH3Cl along with HCl gas, ठीक है। दे रखा है द करेक्ट स्टेटमेंट इज, पहला इनिशिएशन स्टेप इन द एक्सोथर्मिक विथ डेल्टा H, ठीक है, डेल H इज -58 किलो। तो जो इनिशिएशन स्टेप क्या होगा समझना, आप सबको मैं बताते चलता हूँ। जो इनिशिएशन स्टेप होगा ना, इसमें आपका जो क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली क्लीव होता है, तो ये जनरेट करता है क्लोरीन, 2 क्लोरीन रेडिकल जनरेट करता है। तो ये आपका इनिशिएशन स्टेप है। अब आप देख लो जो गिवन डेटा दे रखा है, क्लियरली आप देख सकते हो कि क्लोरीन का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 58 किलो कैलोरी पर मोल। तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या दे रखा है, इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियरली ए तो नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए गलत हो जाता है। बी की बात करें तो दे रखा है द प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3
रेडिकल फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक विथ डेल्टा एच इज इक्वल टू -2 किलो कैलोरी। तो जो हमारा प्रोपोगेशन स्टेप है, ठीक है, प्रोपोगेशन स्टेप के अंदर क्या होगा आपका कि पहले जो क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे फॉर्म किया ये जनरेट करेगा CH3 रेडिकल अलॉन्ग विथ HCl, समझना इस बात को। और ये CH3 रेडिकल आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और ये जनरेट करेगा CH3Cl अलॉन्ग विथ जो है क्लोरीन रेडिकल। अब ये फर्दर इसी में प्रोपोगेट होता रहेगा, जितने CH4 होंगे वो कंज्यूम होते रहेंगे, तो ये प्रोपोगेशन स्टेप चलता रहेगा। इसके बाद ये क्लोरीन फर्दर CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, फर्दर मिथाइल रेडिकल। तो इसमें पूछा गया है कि इस पार्टिकुलर केस के लिए जहाँ पे कि CH3 रेडिकल का फॉर्मेशन है उसमें कितना एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। आइए बात करते हैं। तो गिवन डेटा से क्या ये जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ये नहीं निकाला जा सकता है? क्लियरली आप देखो, ये आपको क्या दे रखा है, CH4 इन ऑन दिस साइड, राइट। तो CH4 मीन्स आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो, आप इसमें से फर्स्ट इक्वेशन को ले लो और आपको चाहिए इस साइड में CH3 रेडिकल, इस साइड में क्लोरीन रेडिकल। अब ये कैसे निकाला जा सकता है? तो क्लोरीन रेडिकल समझना, इन दोनों का यूज किया जा सकता है फर्स्ट का और लास्ट वाले जो है वैल्यूज को। तो हम लोग जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मान लो ये 4 हमारे पास एक्सप्रेशन बने हुए हैं, 4 डेल्टा एच वैल्यू, तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विल बी फर्स्ट माइनस सेकेंड, यही चीज तो होगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो आप डेल एच की वैल्यू भी निकाल सकते हो फॉर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। मतलब इसके लिए डेल्टा H1 क्या हो जाएगा, डेल एच क्या हो जाएगा, डेल एच रिएक्शन फर्स्ट का माइनस डेल H2 रिएक्शन 2 के लिए। रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन 4, राइट। तो डेल H माइनस डेल H4, डेल H1 की वैल्यू है 105 और डेल H4 की वैल्यू है 103। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी वंस अगेन एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, तो बी कैन नॉट बी करेक्ट। सी ऑप्शन की बात करें तो सी में क्या दे रखा है, प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक विथ डेल्टा एच इज इक्वल टू +27 किलो कैलोरी। अब इसको भी निकालना बहुत ही आसान है। आप जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है ना, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को आप जो गिवन दे रखा है उसी को यूज करके निकाल सकते हो। तो कैसे देखना है आपको, सिंपली CH3 रेडिकल इस साइड में है, आपका लेफ्ट साइड में है, तो CH3 रेडिकल कैसे बना है, और दूसरा CH3Cl इस साइड में। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, और यहाँ पे किस एक्सप्रेशन को यूज किया जा सकता है आप एक बार ध्यान से देखिए। तो आपका थर्ड इस साइड में होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, क्लोरीन इस साइड चाहिए, मतलब सेकेंड एक्सप्रेशन को ले लो आप, सेकेंड वाले को ले लो और उससे थर्ड को माइनस कर दो, थर्ड वाले को माइनस कर दो। दैट मीन्स रिक्वायर्ड डेल एच वैल्यू, इसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के लिए डेल्टा एच होगा, दैट मीन्स डेल एच सेकेंड माइनस डेल एच थर्ड। तो डेल एच सेकेंड की वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल एच सेकेंड इज इक्वल टू 58 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 85, तो ये दे देगा आपका -27। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक, यहाँ पे दे रखा है एंडोथर्मिक। तो सी कैन नॉट बी करेक्ट, बसता एक ही ऑप्शन डी जो कि करेक्ट हो सकता है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक विथ डेल एच वैल्यू इज इक्वल टू -25 किलो कैलोरी। तो जो ये एक्सप्रेशन है इसके लिए डेल्टा एच निकालना है। पहले रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को कैसे लाया जा सकता है। तो हमारे सामने जो 4 रिएक्शन दे रखे हैं ना, जो डेल एच के वाले, उसको आप यूज करो। तो CH4 आपका आ रहा है इस साइड में, तो फर्स्ट वाले को तो यूज करना है। देन आपका क्लोरीन आ रहा है, दैट मीन्स सेकेंड को आप यूज करोगे, ठीक है। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को ऐड करोगे तभी तो होगा। और इधर CH3Cl आ रहा है, तो दैट मीन्स थर्ड को माइनस करोगे तभी लेफ्ट साइड में जाएगा। और इस साइड में HCl आ रहा है, दैट मीन्स फोर्थ को माइनस करोगे, आ गया ये एक्सप्रेशन। तो डेल एच फॉर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विल बी डेल्टा एच ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, मैं इसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंसीडर कर लिया, प्लस डेल एच ऑफ सेकेंड रिएक्शन माइनस डेल एच ऑफ थर्ड रिएक्शन माइनस डेल एच ऑफ द फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ स्टेप। अब इसकी वैल्यूज रख दिया जाए तो इट इज 105 प्लस 58 माइनस 85 माइनस 103। तो ये कितना देगा, 2 दे देगा और ये आपका दे देगा माइनस, तो टोटल आपका आ जाएगा -25 किलो कैलोरी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के तरफ, जो कि हमारा कंसिस्ट करता है क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 को। तो दे रखा है द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम फेरिक साइनाइड दैट इज K3 FeCN6। ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया,
क्लास के टाइम पे कि इसके जो रिएक्शंस हैं, राइट, फेरिक साइनाइड के कॉपर 2+ के साथ में, Fe2+ के साथ में, Fe3+ के साथ में, ये आप याद रखना। क्या दे रखा है? विथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सोल्यूशन प्रोड्यूस अ डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट कॉल्ड टर्नबुल ब्लू। रिएक्शन ऑफ K4FeCN6 विथ FeSO4 सोल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस व्हाइट प्रेसिपिटेट X। ठीक है, तो यहाँ पे जो है with the turn the blue in the air, mixing the FeSO4 solution with NaNO3 followed by a slow addition of concentration of H2SO4 through the side of the test tube produce a brown ring। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन बेसिकली आपके दे रखे हैं। आपको करना क्या है, द प्रेसिपिटेट X के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट X कैसे फॉर्म कर रहा है कि रिएक्शन ऑफ K4FeCN6 पोटेशियम FeCN6। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। ठीक है, 15 की बात कर लेते हैं। तो K4FeCN6 दैट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज गोइंग टू रिएक्ट विथ Fe2+। ठीक है, तो Fe3+ के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है, फेरिक फेरोसाइनाइड का। लेकिन अगर ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, Fe2+ के साथ में, तो फेरस का जो है कंपाउंड देगा जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो जो X होगा ये हो जाएगा आपका Fe, या ये ऐसे लिखा जा सकता है K2Fe आपका FeCN6। ठीक है, FeCN6 दैट मीन्स ये आपका X हो जाएगा। वो सिंपल सा केस है। विच टर्न टू ब्लू। ठीक है, अगर इसको आप विदाउट ऑक्सीजन अगर आप करते हो, विथ ऑक्सीजन क्या होगा, Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको विदाउट ऑक्सीजन समझना, ये कब बना, विदाउट O2। ठीक है, विदाउट O2। और विथ O2 में क्या होगा कि ये Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन किया, इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट, बट यहाँ पे ये फेरिक फेरोसाइनाइड Fe4+ फेरिक फेरोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर देगा और ये कलर दे देगा आपका, ये ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी ब्लू कलर। तो आपसे पूछा क्या है कि द प्रेसिपिटेट X इज बेसिकली K2FeCN6। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। नाउ इन केस ऑफ 16 क्या दे रखा है, दे अमंग द फॉलोइंग द ब्राउन रिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। ये भी बहुत आसान सा और कई बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से है। इसमें क्या किया जाता है बेसिकली, देखो आप कि रिएक्शन जो हम लोग कराते हैं, तो मिक्सिंग द FeSO4 सोल्यूशन इन विथ NO3। तो इसके अंदर FeSO4 रहता है फेरस सल्फेट और NaNO3 होता है, राइट। और स्लो हम लोग H2SO4 के साथ इसमें इस वाल के राउंड H2SO4 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन क्या है बेसिकली, FeSO4 प्लस HNO3 के लिए, NO2 के लिए टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो NaNO3 प्लस आपका यहाँ पे H2SO4 ये रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो जो कॉम्प्लेक्स बन के आता है, ये पुराना क्वेश्चन है वैसे, ये बना के आता है Fe आपका NO और यहाँ पे H2O5, राइट। दिस कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म जहाँ पे कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे आए क्लियरली। इस केस में क्वेश्चन नंबर 16 के केस में ऑप्शन डी इज वेल करेक्ट। नेक्स्ट इज आवर सेक्शन 4 दैट इज आवर इंटीजर टाइप क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन कंटेन किया हुआ है। नॉन निगेटिव इंटीजर है, मतलब आपका जो मार्किंग स्कीम है +4 है अगर आप करेक्टली अटेम्प्ट करते हो। इन ऑल अदर केसेस इट इज गोइंग टू बी 0। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, राइट। इन दिस केस दे हैव गिवन 1 mole of an ideal gas at 900 Kelvin undergo 2 reversible process, first and followed by second as shown in figure. If the work done by the gas is 2 processes are the same, then the value of ln V3 by V2। तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस केस में क्या है देखिए आप ध्यान से, तो कर कुछ इस तरीके से आपका दे रखा है। तो यहाँ पे P1 V1 है, ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ तो ये P2 V2 पे पहुंचा। यहाँ से जो सेकेंड पाथ पे गया, सेकेंड पाथ को, तो यहाँ से P3 V3 पे पहुंचा, राइट। इन दोनों की वैल्यू U/R की वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपका 2250 है और यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, 450 है, करेक्ट। वर्सेस एंट्रोपी का कर्व, तब थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है कि अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है दैट मींस इट इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट।
ये जो प्रोसेस होगा ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, बिकॉज डी क्यू विल बी जीरो। अगर जो है डी क्यू जीरो है, एस इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स डी क्यू इज जीरो, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ सेकेंड से थर्ड की बात करें तो यहाँ पे डेल यू वेरी नहीं कर रहा है, दैट मीन्स डेल्टा टी विल बी जीरो, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं, बोला गया कि दोनों प्रोसेस के अंदर वर्क डन इक्वल है। तो पहले प्रोसेस वन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी, जिसकी वैल्यू वर्क डन के बराबर होगा। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज एनी हाउ क्यू इज गोइंग टू बी जीरो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आप जो है क्यू को जीरो कर देते हो तो वर्क डन इन द स्टेप फर्स्ट आ जाएगा। और ये वैल्यू डिफरेंस क्या दे रखा है डेल्टा यू का, अगर ये आप निकालते हो तो वो हो जाएगा आपका, समझना 2250, मतलब फाइनली निकालो आप 450, ठीक है, 450 माइनस 2250 बाई इंटू आर ना, आर से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा यू आ जाएगा। एन की वैल्यू एन 1 मोल है, सीवी दे रखा है 5/2 आर, T2 माइनस T1, तो T1 क्या दे रखा है, आइडियल गैस है 900 केल्विन, 900, और ये आपका आ जाएगा माइनस 1800 आर, तो आर एंड आर विल गेट कैंसिल। ये जो वैल्यू है ये आपका आ जाएगा T2 माइनस 900 इज इक्वल टू कितना, तो ये 36 माइनस 36 डिवाइड बाई 5, ये दे देगा आपका माइनस 720, तो T2 आपका हो जाएगा 180, राइट, 180। अब इसको यूज किया जा सकता है, इसको इस वाले वर्क डन के लिए कंपेयर करो, तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एनसीवी। तो दोनों के केस में वर्क डन आपका इक्वल है, वर्क डन आपका दोनों केस में इक्वल है। तो फर्स्ट प्रोसेस में जो वर्क डन है दैट इज माइनस 1800 आर, और सेकेंड के केस में हो जाएगा एन आर टी, टी इज आवर 180 एल एन V3 बाई V2, यही चीज तो होगा, माइनस एन आर टी एल एन V2 बाई V1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 दे देगा, 1 मोल है, आर गेट कैंसिल, इट इज गोइंग टू बी एल एन V3 बाई V2 इज गोइंग टू V1। ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, राइट। तो 17 के केस में, क्वेश्चन नंबर 17 के केस में जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपका इसमें क्लिक होना चाहिए कि बेसिकली जो हम लोग मोमेंटम है किसी भी फोटोन के लिए ये लिख सकते हैं P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, दैट मीन्स mv इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, ये लिखा जा सकता है। अब हमारे पास क्या है समझना, v की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी h बाई m लेमडा, यही निकाला जा सकता है। h की वैल्यू दे हैव गिवन 6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, राइट। मास की बात करें तो ये हो जाएगा 4 ग्राम पर मोल है, और 1 मोल में हम लोग नंबर ऑफ एटम जो कंसीडर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 6, इसको डिवाइड कर दो 10⁻23। लेमडा क्या दे रखा है 333, राइट, 330 नैनोमीटर, दैट इज 330 इंटू 10⁻⁹। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो फाइनली v इज गोइंग टू बी 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सा प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। दे रखा है कंसीडर द हीलियम एटम दैट एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ दिस 330 नैनोमीटर, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द हीलियम फ्रॉम द फोटोन एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है कि mv इज इक्वल टू n बाई लेमडा, बिकॉज दे हैव गिवन द मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व व्हेन फोटोन इज एब्जॉर्ब। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दे रखा है ओजोनोलिसिस ऑफ ClO2 प्रोड्यूस एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्लोरीन इन दिस ऑक्साइड। तो ClO2 आपका रिएक्ट करेगा O3 के साथ में, ओजोन के साथ में, एंड इट इज गोइंग टू जनरेट ClO3 along विथ ऑक्सीजन। तो ClO3 के अंदर इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का पूछ रखा है, दैट मीन्स क्लियरली x इज गोइंग टू बी +6, तो 6 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19, राइट।
तो बच्चों ये रहा हमारा पेपर 2 जो कि रिलेटिवली मोर इजी था कंपेयर टू पेपर 1। आप देख सकते हो कि थोड़ा कम टाइम लगा पेपर 2 के डिस्कशन में कंपेयर टू पेपर 1। तो इसमें क्योंकि इजी क्वेश्चन, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन रहा ये ओवरऑल हम लोग पेपर के लिए कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आप देखो केमिस्ट्री अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, टोटल तो ऐसे 38 क्वेश्चन थे जिनकी मार्किंग अगर हम लोग बात करें टोटल मार्क्स 120, 60 एंड 60 दोनों पेपर में थे। तो अब बात करें इनऑर्गेनिक के टोटल 9 क्वेश्चन थे जो कि बेसिकली वेटेज रखे थे 33 मार्क्स। तो इसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 3 क्वेश्चन था, राइट। तो अच्छा खासा वेटेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दे रखा है इन्होंने। मेटलर्जी का केवल 1 क्वेश्चन था। ये दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला करके है जो कि बेसिकली आपका एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। क्वालिटेटिव एनालिसिस के 3 क्वेश्चन है। तो ये इनऑर्गेनिक के अच्छे टॉपिक हैं जो कि बेसिकली बोला जाता है हमेशा कि इससे क्वेश्चन आने के हाइयर चांसेज हैं। देन वैसे ही ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो थोड़ा लेस वेटेज इन्होंने रखा है ब्लॉक एलिमेंट्स के। जैसे पी ब्लॉक के 17-18 ग्रुप से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है और 15 एंड 16 ग्रुप से 1 ही क्वेश्चन दे रखा है। तो दैट मीन्स दे हैव गिवन लेस वेटेज टू द ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग जो है बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, फिर भी इनका वेटेज कम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड अगर हम लोग ओवरऑल देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। देन ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक के अंदर आपके 11th क्लास एंड 12th क्लास से दोनों में देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन का 1 क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड के 3 क्वेश्चन है। हम लोग हमेशा बोलते थे एरोमेटिक कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप करके जाओ। बायोमॉलिक्यूल से 1 क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन को वंस अगेन इन्होंने ज़्यादा वेटेज दिया है। हाइड्रोकार्बन से आपके 3 क्वेश्चन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के 3 यहाँ से और 1 वहाँ पे है, ठीक है। देन आपके स्टीरियोआइसोमरेज का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड कीटोन के 2 क्वेश्चन है कार्बोनिल कंपाउंड से। देन अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर 11 से 1 क्वेश्चन दे रखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम के 2 क्वेश्चन और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, राइट। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। फिजिकल केमिस्ट्री सेकेंड की बात करें तो इसके अंदर आपका जो है केमिकल काइनेटिक्स के 1 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3 क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट का 1 क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री 1 एंड देन सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 है। तो मैंने बोला भी था आपसे केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से इसमें हाइयर चांसेज है कि इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आए। इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज दिया। तो ये रहा ओवरऑल हम लोग का पेपर 1 एंड पेपर 2। आई होप कि सबने अच्छा किया होगा। सबको ऑल द बेस्ट आगे के लिए और अपना फ्यूचर पे आप लोग अच्छे से ध्यान दो। थैंक यू सो मच।